वो खिला रहे थे बेटा देखो। फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसमें पहला लिख लीजिए परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा विलियन सॉल्यूशन, विलियन। एसिड और बेस, अम्ल और तीसरा लिखे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, आज से बाद में कैसे परमाणु बनाया जाएगा, हाइड्रोजन बम कैसे सिखाया जाए बनाया जाएगा। ठीक है, मजा आने वाला है बहुत जबरदस्त। ठीक है, कोशिश रहेगी आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है, आज परमाणु बम बन जाएगा। और परमाणु बम के बारे में यही मालूम हो जाएगा जो हम बड़े भावुक होकर कहते हैं कि मार दो ये परमाणु देखा जाएगा, फिर तो मार दो देखा जाएगा। तो अब पता लगेगा कि मार देने का अपना क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भावनाओं की बुनियाद पर कोई काम करना और कोई तार्किकता की बुनियाद पर काम करना दो अलग चीज है। ठीक। दूसरी बात, मनुष्य का एक मानवीय दायित्व होता है कि हम कभी नहीं चाहेंगे, यह हमारा राष्ट्रवाद जो है, हम सब का राष्ट्रवाद है जो होता है, या मनुष्य का जो राष्ट्रवाद होता है वो कभी नहीं चाहता कि हम जिए और सब मर जाए। राष्ट्रवाद, हम लोग का राष्ट्रवाद ये कहता है कि हम भी जिए और शांति से जिए, लेकिन वो भी शांति से जीने दे। लेकिन अगर कोई शरारत करता है तो हमारी सेना तैयार है, उसको सबक सिखाएगी। लेकिन नॉर्मली वो सब जिए, वो विजय क्या करना, भाई अकेले जी क्या करोगे। तो परमाणु बम कितनी लड़ाइयां हो जा रही हैं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, और उसके बावजूद भी क्यों बना रहा है, उसके विश्वास क्या है। समझ लो बात। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला नाभिकीय संरचना, केमिस्ट्री के पितामह लेवाशियर लिख करके अब तब कहती
ठीक है, वो सब हमारे ऊपर खाली जो जो काम हेडिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना। हाँ, पहला ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर और लास्ट 4 चैप्टर। एक और लिख लो, 5 लिख लो। मिसलेनियस मिसलेनियस का मतलब विविध। छोटे नए नए टॉपिक आएंगे, उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज क्या बनाएंगी? हाँ भाई, सर हेडिंग क्या डाले? पहला फिजिकल केमिस्ट्री में पहला एक हेड में फिजिकल केमिस्ट्री, और इसमें पहला हेडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हटा दे। बेसिक शुरुआत करें, जहाँ सवाल है। परमाणु क्या है? परमाणु मिलकर के अणु बनाता है। परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ठीक है, तो आपको ये सब लिखना, क्रक्स पॉइंट और टेस्टिंग पॉइंट लिखना, तो लिख लिए परमाणु की खोज डाल्टन ने की। डाल्टन ने कोई भी चीज, कोई भी तत्व, कोई भी चीज दुनिया में है वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से मिलकर। परमाणु वो सूक्ष्म कण है जिससे कोई चीज बनती है। परमाणु की खोज किसने की? अब सवाल उठता है कि परमाणु की संरचना कैसी है? परमाणु की संरचना कैसी है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम रदरफोर्ड था। उन्होंने बताया कि परमाणु की संरचना कैसी है। इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, कुछ अल्फा कण, इससे अल्फा कण के ऊपर चार्ज कैसा होता है? अल्फा कण को यहां से भेजा, बहुत सारे हुआ क्या, इन्होंने देखा कुछ अल्फा कण बाहर निकल गए आराम से, और कुछ टकरा करके उन्होंने कहा कि देखो परमाणु का ज्यादातर हिस्सा कैसा है? खोखला। परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, और उसके सेंटर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्फा पर चार्ज कैसा होता है? तो उन्होंने कहा कि देखो बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है जिससे चीजें टकरा करके वापस। इसी बुनियाद पर रदरफोर्ड ने क्या किया कि उन्होंने कहा न्यूक्लियस की खोज की। नाभिक की खोज किसने की? किस एक्सपेरिमेंट में? अल्फा के कण को भेजा और उन्होंने बताया, संरचना बताई कि देखो परमाणु जो होता है वो ज्यादातर हिस्सा खोखला होता है, और बीच में जो है एक सेंटर केंद्र होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब कोई अल्फा कण को भेजा जाता है तो उससे
टकरा करके वापस आ जाएगी। ज्यादातर ये पास कर जाता है बीच में। इसी बुनियाद पर रदरफोर्ड ने एक पूरा एक परमाणु की संरचना बनाई। परमाणु बीच में क्या है? बीच में ठोस है जिससे लगाता है और ज्यादातर सकता है। इसी बुनियाद पर उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या खोज किया? लिखिए इसमें, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। ये डायग्राम से बना लीजिएगा। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का बौछार करके अल्फा कण की बौछार करके बताया, हाँ बम्बार्डमेंट करके ये पता लगाया कि बम्बार्डमेंट करके ये पता लगाया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है और बीच में यानी केंद्र में ज्यादातर हिस्सा खोखला है और केंद्र ठोस होता है। ठीक है, केंद्र क्या है? ठोस है। तो देखो मेरी बात, हम लोग कंपटीशन पॉइंट पढ़ना है ना। एटम की खोज किसने की? डाल्टन ने की। डाल्टन ने क्या किया? एटम की खोज की। और न्यूक्लियस की खोज किसने की? वाह, और किसकी मदद से खोज की? दो पॉइंट क्लियर हो गए। आगे लिखिए, बोर मॉडल। इसमें लिख दिया, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है। ऑर्बिट, कक्षा में ऑर्बिट में कक्षा में घूमता है। इस तरह से बोर ने कक्षा की खोज की, ऑर्बिट की खोज की। ऑर्बिट ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे। इन्होंने कहा कि हर जो एटम है, एटम के अंदर 3 उप परमाणु है, सब पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि देखिए टोटल जो परमाणु का जो मास है वो टोटल नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, और इसको बैलेंस करने के लिए इसके चारों तरफ एक पार्टिकल होता, सब पार्टिकल होता है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसा ही नहीं कि ऐसे ऐसे झिक जगह से कूद रहा उछल रहा है। उन्होंने कहा देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक तरतीब से घूमता है।
अंदर, किसी परमाणु के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षा होता है और उसी कक्षा में चारों तरफ घूमता है। मेरी बात समझ गए? इस तरह से इसके घूमता है। तो पहली बात, परमाणु की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? और कक्षा की खोज किसने की? तीन बात क्लियर हुई? अब देखिए आगे लिखिए, पहले मजा आएगा। क्वांटम प्रिंसिपल, मॉडर्न प्रिंसिपल है क्वांटम प्रिंसिपल। सर ये जो सैटेलाइट में जो क्वांटम पार्टिकल लगा के जो मतलब बनाते हैं अपना उपकरण, ये क्या चीज़ है? जैसे चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, उसमें जो घड़ी लगाई थी वो क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल जो है ये भी इस सब पार्टिकल के रूप का होता है, तो उसका और माइक्रोस्कोपिक लेवल वर्क करना होता है, तो उस पर क्वांटम का है। लेकिन अभी क्वांटम प्रिंसिपल हम पढ़े, पहले से बात करेंगे। लिख लीजिए, क्वांटम प्रिंसिपल परमाणु को समझने का तरीका है। उन्होंने कहा क्वांटम प्रिंसिपल परमाणु के बारे में और समझदार और समझ पैदा करता है। उन्होंने कहा देखो, जैसे ये पार्टिकल है एटम, मेरी बात सुनो, और ये न्यूक्लियस है। हम लोग सीधे देखो मेरी बात, ये सेक्टर है जो कंपटीशन से अभी बताते हैं, कहानी बहुत सारी है जो कंपटीशन में आएगा। अगर पूछा जाए परमाणु की त्रिज्या बड़ी होती है कि न्यूक्लियस की त्रिज्या बड़ी होगी, तो क्या बताओ? न्यूक्लियस बड़ा होगा। न्यूक्लियस बड़ा होगा तो परमाणु से क्या जवाब होगा? अच्छा नहीं है सर। अब जाहिर सी बात है, परमाणु बड़ा होगा कि न्यूक्लियस बड़ा होगा, पहले बात क्लियर बताइए। आप समझ गए? तो यहां से त्रिज्या यहां तक क्या होगी और न्यूक्लियस की त्रिज्या क्या होगी? यहां से यहीं तक तो होगी। तो बड़ा क्या हुआ? तो परमाणु की त्रिज्या कितनी है? तो लिख लीजिए, रेडियस ऑफ एटम यानी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? कौन बताएगा? बार बार पूछा गया। -12 मीटर में आए 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। समझ गए? और रेडियस ऑफ कितना होगा? वो बताएगा। 10 की पावर -50। इसी को फर्मी भी कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम। अब मेरी बात सुनो, इसको समझते कैसे? ये डायरेक्ट इस तरह से वनडे पीसीएस समीक्षा इस तरह से डायरेक्ट पूछेगा परमाणु की त्रिज्या कितनी है और न्यूक्लियस की त्रिज्या, तो आपको डायरेक्टली इस तरह से क्लियर रखना चाहिए। मेरी बात सुनो, जैसे 10 की पावर -10 मीटर है,
10 की पावर कितना? तो हम पहले पॉजिटिव सीख लेते हैं। कै 10 बढ़ाएंगे, कै 0 बढ़ाएंगे? 10 की पावर 10 10 जीरो 10 बढ़ाएंगे। 2 4 6 8 बटे में 2 10। अब देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, अरब, खरब, 1 खरब। यानी 1 मीटर मान लीजिए कितना बड़ा है? 1 खरब टुकड़ा कर दिया। अब 1 मीटर इतना है तो 1 खरब और लंबा खींच दिया जाए तो ये 10 की पावर 10 मीटर होता है। मेरी बात समझे? अब देखिए, अगर मान लिया 1 मीटर ये है तो 1 खरब हिस्से छोटा कर दिया जाए। 1 खरब टुकड़े 1 खरब टुकड़े कर दिया जाए 1 मीटर का, तो 1 टुकड़ा जितना बड़ा होता है 1 एंगस्ट्रॉम उसी के बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो वो एक क्या कहता है 0 रहेगा ना? है एक क्या कहता है 0 है। एक क्या है 10 ले, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10 है ना, जी सर। तो 10 के आगे 10 जीरो लगेगा ना। नहीं, एक क्या कहता है? कैसे होगा? 10 के पावर 2 लिखिए। हाँ सर 10 चलो ठीक है, इसको कर लो। 10 9 करना है, मतलब इसको एक जीरो कम कर देना, यही होगा ना। 10 जीरो 1 के बाद 10 जीरो ही रहेगा। जितनी जैसे पावर रहती है तो मैंने वही करना, तो 1 जीरो घटा देना बस। जी सर हाँ बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितना हो जाए? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 1 मीटर की जो लंबाई है उसको 10 अरब छोटे छोटे टुकड़े काट लिया जाए तो जो साइज होगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो 10 अरब छोटा हिस्सा जब काटो कितना छोटा होगा? बहुत हुआ। अब देखिए, तो जो साइज होगा 10 अरब छोटा हिस्सा वो कितने बराबर है? 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एटम का साइज कितना बड़ा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? 10 की पावर माइनस 15, और 10 की पावर माइनस 15 जो होता है उसको फर्मी कहा जाता है। ये नोट के लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो गया। अब देखिए, 1 के आगे क्या 0 बढ़ाएंगे? 15 3 3 6 3 9 3 4 12 3 बचे 15 3 3 6 3 9 3 4 12 15। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, और फिर खरब के बाद क्या है? 100 खरब हो जाएगा। 100 खरब हाँ, खरब तो 100 खरब, 100 का पदम, और पदम के बाद 100 पदम। सब दिक्कत है। 100 खरब चलो एक जीरो का बढ़ा कम ही कर दो। 100 खरब यानी 1 मीटर जितना साइज है। भाई हम कह रहे हैं कि जैसे हम मान लीजिए उसको डिजिट ही नहीं मिल रही है, तो 1 मीटर में 100 खरब हिस्सा छोटा छोटा काट देने पर जो 1 हिस्सा बचता है वही साइज क्या होगा? न्यूक्लियस का साइज उसकी रेडियस होगी। बात समझिए। तो पहली बात आपको कंपटीशन पॉइंट से याद रखना है कि एटम का साइज कितना है? 10 की पावर माइनस 10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम, और न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 की पावर माइनस 3 मीटर यानी 1 फर्मी। अब लिख लीजिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम, परमाणु के मूलभूत कण, मूलभूत कण, फंडामेंटल
परमाणु के मूलभूत कण, ठीक है। तो परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 2 बार पीसीएस ने पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा परमाणु का फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे दिया। एक कोई मीजान या कोई पॉजिट्रॉन वगैरह दे दिया, पॉजिट्रॉन दे दिया था। तो पॉजिट्रॉन जो है ये किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ गए? तो लिख लीजिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लिख लीजिए। पहला डालिए हेडिंग इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। ठीक, इसका आवेश लिख लीजिए इस पर चार्ज लिख लीजिए। ये जिसे वनडे आज पूछ ले साल डिजिट दे देगा हमारे यहाँ, तो उसमें आदि फंस जाएगा, तो इसे लिख लीजिए 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, लिख लीजिए ये सबसे हल्का पार्टिकल होता है तीनों में। लिख लीजिए इसका वेट कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, -31 केजी। फिर से बोलिए। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। बड़ा मुसीबत है, कितना हल्का होगा ये? तो 15 के आगे सब चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। तो समझ रहे बात? ये आगे लिख लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए प्रोटॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन लिख लीजिए। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड ना होगा तो गोल्ड स्टील लगा दीजिएगा। ठीक है, गोल्ड स्टील। मैंने कहा कि इसकी प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। अगर मान लिया ऑप्शन में रदरफोर्ड ना रहे तो गोल्ड स्टील या तो गोल्ड स्टील को मार दीजिए। गोल्ड स्टील, गोल्ड स्टील। प्रोटॉन की खोज जब गूगल में देखिए तो अभी यही देता है। यही देता है ना, इसलिए मैंने कहा रदरफोर्ड ही मारो, क्या करोगे? तो गोल्ड स्टील तो हटके, लेकिन अब मैं यही दे गोल्ड स्टील रदरफोर्ड लिख लीजिए। चार्ज लिख लीजिए, चार्ज इसमें, चार्ज भी इसके ऊपर वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो निगेटिव में था, ये पॉजिटिव है, चार्ज सेम रहेगा। लिख लीजिए वेट, लिख लीजिए वेट, लिख लीजिएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। लिख लीजिए प्रोटॉन केंद्र में पाया जाता है। प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में पाया जाता है।
अब देखिए 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, तो ज्यादा भारी ये है कि ज्यादा भारी ये है? -27। कौन सा भारी होगा? तो ये तो ज्यादा डिजिट है। हाँ, अब सही है, कंफ्यूज ना होइएगा। देखो वो ज्यादा नंबर है तो ये कम है, तो वो होना चाहिए हमारी निगेटिव में जब बात आएगी तो छोटी संख्या वो भारी, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अगला लेते, क्योंकि इसलिए सवाल जो पूछते हैं ऐसे पूछते हैं तो आदमी को पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा दे करके एक क्यूरियोसिटी खत्म करते हैं। आगे लीजिए, न्यूट्रॉन लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने लिखी। जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसने किसकी खोज की, ये बहुत बार पूछा जाता है। कमीशन खूब पूछता है, समीक्षा पूछता है, वनडे पूछता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, चैडविक ने लिख लीजिए, न्यूट्रॉन सबसे भारी पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन सबसे भारी पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बात समझे? न्यूट्रॉन का रियल नाम, न्यूट्रॉन का रियल जो नाम था ये न्यूट्रल प्रोटॉन था। न्यूट्रल प्रोटॉन यानी प्रोटॉन है वो भी, लेकिन न्यूट्रल प्रोटॉन, फिर बाद में न्यूट्रॉन कर दिया गया। न्यूट्रल प्रोटॉन, देखो मेरी बात, सबसे भारी क्या होगा? उसके बाद यही लिख लीजिए, ये बात सीक्वेंस देकर पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहली बात, एटम की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? किसने? न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 की पावर -50। नहीं, पहले न्यूक्लियस पूछा। अच्छा, 10 to the power -10 सवाल का नेचर देखो, उसने पलट दिया। -15 जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना होगा? 10 to the power -15 मीटर या फर्मी मीटर, एक फर्मी। एटम का साइज क्या होगा? 10 की पावर -10 मीटर या समझ गए बात? मूलभूत कण एटम के कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमस। प्रोटॉन की किसने की? और न्यूट्रॉन की? ये बात ध्यान रखें। अब लिख लीजिए, परमाणु क्रमांक का परमाणु भार। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर या परमाणु एटॉमिक ठीक। ये एटम, बहुत ध्यान सुनो, इस एटम के अंदर
न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या क्या है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। कक्षा की खोज किसने की? एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा? परमाणु क्रमांक। और अगर आयनाइज नहीं है एटम, यानी नॉर्मल एटम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने ही प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो ये भी कह सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही एटॉमिक। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा? किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, अगर प्रोटॉन की संख्या 10 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? और अमूमन ये देखा जाता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कितने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बात समझे? नहीं समझे? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब से उदासीन कैसे होगा? हाँ? उदासीन कैसे होगा? चेक किसको? नहीं, वो उदासीन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उदासीन होते हैं। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जितना प्रोटॉन किसी एटम के अंदर मौजूद है, जितना प्रोटॉन, वही उस एटम का क्या है? परमाणु क्रमांक। यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, और मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। समझिए? अब देखिए एटॉमिक भार क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितने होते हैं वही टोटल परमाणु भार होगा। समझ गए बात? पहले आप समझ लिया कि नहीं समझा? किसी को नहीं समझ में आया कि नहीं? आई ना? तो लिख लीजिए, अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। लीजिए पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए। परमाणु क्रमांक किसी एटम के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक? परमाणु भार यानी किसी एटम का परमाणु भार एटम में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब देखो क्वेश्चन देखो, समझो। लिख लिया? थोड़ा सा डार्क कर लीजिए ना, उसमें लाइट कलर हो जा रहा है, लाइट दिक्कत आएगी। ब्लू लीजिए, ब्लैक लीजिए। अब देखिए मेरी बात, इस कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? देखिए किसी भी एटम के नीचे जो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर समझ लो, और ऊपर जो है एटॉमिक वेट या मास। समझ लो। अब देखिए मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बताता है। अगर आपसे पूछा कि प्रोटॉन इसमें कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन है। कितना बताओगे आप?
प्रोटॉन 6। अब पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 9 कौन बता रहा? चलो ठीक है। अब देखो ये क्या है? एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास में क्या क्या चीज है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप कह रहे हो कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या आप पहले ही बता दिए 6 है। 6 है ना? 6 है ना? और टोटल एटॉमिक मास कितना है? 14 है। तो 14 में 6 हटा दीजिए, तो 14 में से 6 हटा दीजिए। नहीं, 14 में 6 इसलिए हटा देंगे, ये प्रोटॉन की संख्या है, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि परमाणु भार जो है ये दो, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद हैं। इससे बहुत सिंपल तरीके से प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या ये है, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। तो 6 अगर निकल जाएगा 14 में तो कितना बचेगा? यही तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। नहीं समझे बात? और ये भी पूछ सकता है कि इस कार्बन 14 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे? 6। प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझे भाई? भैया समझे? अब देखो बहुत ध्यान से एक चीज है। हाँ देखो, कमजोर नहीं पढ़ना है जो इस कंपटीशन की दुनिया में। ये मजबूती से नहीं, शरीर से, दिमाग से। कंपटीशन में हर हाल में 2025 में कम से कम 6-10 लड़के मेल लिखना चाहिए, बताते रहे। 10 में 10 बच्चे कम से कम 2025 में, चाहे समीक्षा अधिकारी, चाहे एसएससी, चाहे पीसीएस, चाहे दूसरे स्टेट का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जो भी आप दोगे, किसी में आप प्रीलिम क्वालिफाई होकर के मेल लिखना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब कैसे लिखना है? रणनीति बनाओ, जो समस्याएं हैं वो शेयर करो, और एक दूसरे को पीछे करो, और अपना मजबूती से आगे निकलो। तो कंपटीशन का मतलब है कि अपने ही जूता चप्पल के घरों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ पर कंपटीशन में किसी भी व्यक्ति की खलीफागिरी नहीं चलती है कि हम तो कुछ नहीं। जो दिमाग से पढ़ेगा, चाहे वो किसी से कुछ ना बोल रहा है, वही आराम से कंपटीशन मारेगा। और 1 साल तक सारी जो अननेसेसरी सामाजिकता, जो बेकार, कोई रेलिवेंस नहीं है, जो हर व्यक्ति को मिलना ही मिलना है त्रिखंड में, उन चीजों के पीछे मत दौड़ो। 1 साल 365 दिन तक बना लीजिए आप इस फील्ड की, कंपटीशन की दुनिया में सिविल की एक पोस्ट लेना है, और अननेसेसरी खलीफागिरी करके अपने आप को, अननेसेसरी जो गलत सामाजिकता है जिसकी जरूरत नहीं है कोई, उसमें फंसे हो, और एक जो कहते नहीं है ख्यालों की दुनिया में बिल्कुल उड़ रहे हो, बिल्कुल, उससे कोई मतलब नहीं। ख्याल का मतलब इमेजिनेशन, अननेसेसरी दिमाग में उड़ता हुआ बादल की उड़ते हुए चले आ रहे हैं, वही ख्यालों के मुसलसल बारिशों में भीगते रहना कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 365 दिन युद्ध स्तरीय काम कर लीजिए, सिर्फ अपने पढ़ाई से टारगेट करके जो जरूर है वो करना, लेकिन अननेसेसरी किसी न 365 आज से गिनते जाइए।
आप देखिएगा पूरी तरह से आपके सफलता आपके कदमों पे आएगी। और याद रखिएगा, इसमें कंपटीशन की दुनिया में अपने जूता चप्पल के भरोसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मत सोचना कि जब भी आप बैठोगे कंपटीशन में तो 150 सवाल करोगे, उसमें आपका जितना दे वही कोई 1-2 सवाल नहीं बता पाएगा, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मालूम है बगल में जो बैठा है क्या बता देगा, कुछ नहीं पता। अपने जूता चप्पल के भरोसा पर लड़ाई लड़िए, 365 दिन का टारगेट करिए, सीधे सीधे 5-10 लोग सभी लोग मेन कमीशन नहीं लिखे, तब जाके काम होगा। और अननेसेसरी सामाजिकता को 1 साल से अबेंडन कर दीजिए, अपने टारगेट पाइए। आप देखिएगा इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, पूरा समाज आपको इज्जत, जिस झूठी इज्जत के चक्कर में जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं भाई, झूठी वो अपने आप रियलिटी में आएगी, आपके पास दौड़ती हुई आएगी। जय जयकार करते लोग हाथ फैलाए रहेंगे, आइए। इस तरीके से टारगेट बनाइए, सिर्फ 3 पर आप देखिए क्या बना जाएगी। आगे लिख लीजिए, लिख लिया आपने, नाइट्रोजन 7 14 के 40 और 19, इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप बताएंगे, आप चलो ठीक है, आप प्रोटॉन कितना है इसमें, प्रोटॉन पूछ रहा हूं, बहुत सही, बिल्कुल सही। क्यों प्रोटॉन सही, प्रोटॉन कितने हैं 7, क्यों, क्योंकि ये जो है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन की संख्या को डिनोट करता है। समझ गए बात? आप बताएंगे न्यूट्रॉन कितने, बताइए क्यों, आ जाओ, न्यूट्रॉन क्यों 7 है, बताओ। क्योंकि 14 ये क्या बताता है, P प्लस N को बताता है ना, और ये P है, तो हम सिर्फ न्यूट्रॉन पूछ रहे तो P को हटा दो, तो P कितना है 7, तो 7 में 7 घटा दिया, इलेक्ट्रॉन आता है। क्यूरियोसिटी नहीं, रियल बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ। हाँ साहब, क्योंकि आदमी घबरा के पूछ करता है, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस नहीं है। समझिए बात? अब देखिए, अब इस लाइन में आएंगे, आप बताएंगे आप प्रोटॉन कितना है इसमें, क्यों 19 है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एटॉमिक नंबर, ठीक। न्यूट्रॉन कितना है आप बताएंगे, 21, बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 40, हाँ, तो इसमें से माइनस करेंगे ये 19, तो प्रोटॉन है, उसको घटा देंगे, प्रोटॉन कितना हो गया 21। आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, हाँ, बहुत समझ गए। तुम लोग मारो कि रगड़ दो पूरा, मारो तो बेहतरीन लिखना है आपको, समझ रहे हो।
एम्पावरमेंट तो उनका हो जाए जो कमजोर, सब बराबर है, कमजोर कहाँ है? ठीक है, आप मजबूती से आप करना है, समझे बात? अब लिख लीजिए आइसोटोप। परमाणु क्रमांक समझ गए? परमाणु भार समझ गए? जैसे भी आए ऊपर वाला भार लिख लो, नीचे अपना घटा उठा करके उधर निकालो। और जो कमीशन सिविल पूछेगा बहुत छोटा सा पूछेगा। इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे? यही बस आप क्या करना, मान लिया आ गया, यही पूछना पहली बार ऐसे पूछे, पहले ऐसे आ गया कि इसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन बता देना, न्यूट्रॉन कितने हैं आप बता दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बता दीजिएगा। बस ये सबसे टफ होगा तब ऐसा आएगा भाई। कमीशन ये चाहता है एक लेमैन्स की भाषा बता मुझे कि वो जानता समझता है कि किसी को कुछ जिंदगी भर उन्होंने अकबर और अशोक पढ़ा, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जानते, एक जनरल तरीके से समझ में ये सिविल मांगता है। आपको स्पेशलाइज थोड़ी मांग रहा है कि काचा प्लस पाचा तो पाचा माइनस खाचा रेखा गणित में लगाना थोड़ी है। बात समझे बात ना? अब आ गया ये आइसोटोप। हिंदी में कैसे? हिंदी समस्थानिक आइसोटोप क्या है? समस्थानिक परमाणु जैसे 1s1 1s2 1s2 1s3 कार्बन का हो गया सर। अब देखिए C12 C14। इसको छोड़िए, पहले बेसिक समझ ले। देखिए हम ये समझते किसी ने जैसे कुछ नहीं सीखा उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे नाम। ये क्या है? एटॉमिक नंबर है कि एटॉमिक मास है? तो ये क्या है? ये क्या है? और ऊपर ठीक है। ऐसा परमाणु जिसका एटॉमिक नंबर सब सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, अलग हो, उसको समस्थानिक है। ठीक है, क्या हुआ? एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंस होगा। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? एक। न्यूट्रॉन कितने होंगे? जीरो होंगे। इसमें पूछा है एक बार सवाल अंदर बता दिया लोगों को। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन एक ही होगा सर। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम इसको बोला जाता है। इसका एक ही आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका नामकरण के नामकरण किया गया, किसी आइसोटोप का नामकरण नहीं किया गया। प्रोटियम, इसको प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और समझ के बाद? अब देखिए प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन हैं? कितने न्यूट्रॉन हैं? जब यहाँ दो अब आ गया ना
प्रोटॉन देखो, ये अगर एक दिखा रहा है एटॉमिक नंबर एक है, इसका मतलब प्रोटॉन तो एक है जी सर। और यहाँ भी एक दिखा कर ये बता रहा है कि प्रोटॉन मौजूद है। जी सर। यहाँ पर एक क्या है प्रोटॉन और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। एक। अब ट्राइटियम में देख लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, एक सर एक प्रोटॉन कितना है, एक न्यूट्रॉन कितना है, दो और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। अब आप बताएंगी कि यह बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ये मामला ट्राइटियम में फंस गया है, अब इसको सुलझाइए आप। ये कह रहे हैं प्रोटॉन एक है, क्या इनकी बात से सहमत है आप? फंस गया मामला। और न्यूट्रॉन कह रहे हैं दो है, क्या बात सही है? लग रहा था और इसका सलूशन ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं है इसका। तुम बगैर उसके कैसे बोल सकते हो? क्या बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है प्रोटॉन और एटॉमिक मास आ रहा है, तो एक ही तो होगा। समझ के बाद आगे आइए। अच्छा आप लिख लीजिए, थोड़ा सा अपने कर लीजिए, यूरेनियम का बना लीजिए 92 और 233 लिख लीजिए, ठीक है। अब इस तरह से बना लीजिए यूरेनियम 92 235, दूसरा बना लीजिए 235 238 ठीक है। कार्बन लिख लीजिए 12, कार्बन 14, ठीक है। लिख लीजिए, समझ गए? कभी कभार देखो मेरी बात, कभी कभार आपसे सिर्फ ये फिगर दे देगा, पूछेगा इसमें आइसोटोप कौन से हैं, तो आप देखेंगे सब बराबर है, तुरंत आइसोटोप। समझ गए? ये कितना है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। बाकी उससे इससे घटाते चले जाइए, वो एटॉमिक, वो न्यूट्रॉन का नंबर आएगा। यही चीज है, 3 आइसोटोप हमने कर दिया। अब लिखिए आइसोबार, आइसोबार ठीक है। आइसो बार सम, यानी जो भारीपन है वो सब में सम है, यानी एटॉमिक मास जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर लिख लीजिए इसमें, एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास समझ गए बात? लिख लिया? इसका लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए नाइट्रोजन 7 14, कार्बन 6, के 40 और कैल्शियम 40।
हर आदमी जो व्यक्ति पैदा हुआ उस फ्लाइट में होना। एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना, मास एटॉमिक नंबर मास ठीक। अब देखिए प्रोटॉन निकाल लीजिए कितना है, न्यूट्रॉन निकाल लीजिए कितना है, और इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। इसमें प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, 7, इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। कार्बन में निकाल लीजिए, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉन 6। इसका प्रोटॉन निकाल लीजिए, 19, न्यूट्रॉन 21, 23, इलेक्ट्रॉन 21, इसमें निकाल दीजिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब भी माइन्यूट सवाल आएगा ऐसे दे देगा कि प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह ठीक है। अभी हम धीरे धीरे समंदर में, अभी धीरे धीरे अभी साहिल पे हैं, किनारे पे हैं, धीरे धीरे अभी मैदान में जाएंगे, केमिस्ट्री की दुनिया में जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक तो पढ़ने ही सवाल आते ही आते हैं। अगला लिख लीजिए, संभाली लीजिए, लिखिए आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, आगे लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, बताओ। बताओ 8 बच्चे कर सकते। न्यूट्रॉन कितना है, 8 ये कितना न्यूट्रॉन, 8 सब न्यूट्रॉनिक हुआ नहीं है। लिख लीजिए, दिमाग में कभी कभार सोचते हैं। लिख लीजिए क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ठीक है, लिख लीजिए। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब ये है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में ही तो घूम रहे हैं। एक कक्षा, 2, 3, 4, ठीक है, 4। हर कक्षा, हर ऑर्बिट में ये 4 जो क्वांटम नंबर होते हैं, इसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं कि कौन ऐसे बह रहा, फ्लो कर रहा, कौन ऐसे कर रहा, कौन यहां पे है, कौन यहां पे है, कौन इसमें है, कौन इसमें है, कौन इसमें है, कौन इसमें है। अच्छा भी 4 है, तो ये क्वांटम नंबर जो होता है, यही किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
इतना ही आपको लिखना है, कोई जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन जे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति का पता, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति का पता क्वांटम नंबर से लगाया जाता है। दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। देखो, ये जो बात कही है कि इस एटम के अंदर जो चार क्वांटम नंबर है, किसी दो इलेक्ट्रॉन का एक नहीं हो सकता है, यानी कोई एक क्वांटम दूसरा क्वांटम नंबर से डिफर जरूर होगा। इस बात को क्या कौन सा नियम बोला जाता है? पॉली नियम, पॉली एक्सक्लूसिव नंबर। ठीक है, पॉली एक्सक्लूसिव नंबर देखा। मैंने कहा कि चार कक्षा है और चार क्वांटम है। ये क्वांटम जो नंबर होते हैं, ये किसी इलेक्ट्रॉन की उन कक्षाओं की पोजीशन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं। एक क्वांटम बताएगा कि पहली कक्षा में है कि दूसरी में है कि तीसरी में चौथे में है। दूसरा बताएगा किस तरह से कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रुख कर रहा है कि क्लॉकवाइज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी दो इलेक्ट्रॉन्स का, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ये, इसके चार नंबर है, चार क्वांटम है, इस इलेक्ट्रॉन के भी चार क्वांटम है। दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर, इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर और इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सदैव एक समान नहीं हो सकते। कैसे? मान लिया एक क्वांटम कोई मिल गया, लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में हो, इस कक्षा में हो। दूसरा मान लिया एक ही कक्षा में मान लिया, तो दोनों की स्पीड भी हो सकता है अलग, दोनों की हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वही पॉली एक्सक्लूजन का नियम कह रहा है, पॉली एक्सक्लूजन का नियम कह रहा है कि किसी दो इलेक्ट्रॉन्स का इस एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं होंगे। समझ रहे हो? इतना पॉइंट लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। अगला पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में होता है, तो वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे होते हैं, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे होते हैं। देखो जैसे आप देखिए सर, ऊर्जा के क्रम में, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे होते हैं। जैसे देखो पॉजिटिव है, 1 2 3 4। जिस इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कम होगी वो खींच करके इसी